गुड मॉर्निंग। उपाध्याय क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज एनसीईआरटी कक्षा 11 का अध्याय 3 में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एनसीईआरटी में 2 लेसन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा बता चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 3 कक्षा 11 का। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपवाह तंत्र की। ये 11 कक्षा के ज्योग्राफी का अध्याय 3 का चैप्टर है जिसका नाम है अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपवाह का तात्पर्य क्या होता है। तो अपवाह का तात्पर्य है बहते हुए जल से। अपवाह का तात्पर्य हुआ बहते हुए जल से। इसके बाद सबसे पहले इसका डिफिनेशन के रूप में कि अपवाह कहते किसको है, तो किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इसमें सबसे समझने वाली बात है कि वाहिका क्या होती है। तो वाहिका का अर्थ हुआ पानी की बहने वाली रास्ता, जिस रास्ते से पानी बहती है उसको हम लोग बोलते हैं वाहिका। तो किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और इन्हीं वाहिकाओं कहते हैं, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। नदी जिस वाहिकाओं के माध्यम से बह रही है ना, या नदी में जो जल का प्रवाह जिन वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा है उसे अपवाह कहते हैं। और वाहिकाओं की जाल को हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। आइए अब हम पर समझेंगे। जैसे कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, तो जिन वाहिकाओं के द्वारा ये जल लेकर बह रही है, ये जो है ये कहलाएगा आपका क्या, तो ये कहलाएगा वाहिका, है ना। और इन वाहिकाओं के माध्यम से जल बह रही है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, अपवाह बोलेंगे। और ये अपवाह का इस वाहिका से बह रही है, हो सकता है इधर से भी ऐसे पानी जल रहे, इधर से भी आके बहे, तो इस तरह से जो वाहिकाओं का जाल हो गया इसी को बोलते हैं हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे मुख्य अपवाह प्रतिरूप। ये अपवाह के कितने प्रारूप होते हैं, तो अपवाह के मुख्यतः 4 प्रतिरूप होते हैं। अपवाह के प्रथम 4 प्रतिरूप होते हैं। मतलब पानी जब बहती है तो बहने के दौरान में वो कई प्रकार की आकृतियां बना लेती है। उसी आकृतियां को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरूप बोलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप का मतलब हो गया कि जिस अपवाह का प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के रूप में हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कोई नदी की धारा इधर से आई, कोई इधर से आया, कोई इसमें से मिल गया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया। इस तरह से लगता है कि ये प्रतिरूप किस रूप में हो जाता है, वृक्ष के समान हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। मतलब नदी की धाराएं आकर एक दूसरे से मिलती है और वृक्ष के रूप में, आकार के रूप में निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, है ना। अब है कि वृक्षाकार प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलेगा। ये जो नदियां का प्रतिरूप है वृक्षाकार, वो कहाँ देखने को मिलता है, तो भारत के उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो उसका प्रतिरूप वृक्षाकार प्रतिरूप में है। इसके बाद अगली प्रतिरूप बात करेंगे अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप क्या है कि जब नदियां पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे क्या कहते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये पर्वत है और ये पर्वतों से जो जल है वो बह के ऐसे सीधे बह गई, इधर से निकला इधर सीधे बह गया, यहाँ से इधर सीधे बह गई, है ना। और मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब नदियां पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में, इस दिशा में, उधर से भी, इधर से भी, सभी दिशाओं में सीधे सीधे बहती है तो उस प्रतिरूप को क्या बोलते हैं हम लोग, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रतिरूप जो है वो है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप किसे कहते हैं कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है,
मतलब ध्यान से देखना कि जैसे एक नदी इधर से ऐसे बह रही हो, मुख्य नदी है, और दूसरा नदी इसी के समानांतर इधर से बह रही है। तो जब दो नदियां क्या बहती है, समानांतर बहती हो, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, मान लो इसकी सहायक नदी है, ये आपकी इसमें मिल गया, ये नदियां इसकी सहायक नदियां, ये दोनों मुख्य नदी है, ये भी मुख्य नदी है और ये भी कौन नदी है, मुख्य नदी है। और मुख्य नदी, जब दो मुख्य नदी समानांतर बहती है और उसकी कोई सहायक नदी एक दूसरे को किस पे जोड़ती है, समकोण पर। समकोण का अर्थ क्या हो गया, जो 90 डिग्री का कोण बनती है, मतलब लंबवत एक दूसरे में मिलती है। तो कोई भी सहायक नदी इसमें आके लंबवत मिल जाता है। तो इस प्रकार से बने आकृति को हम लोग बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। कौन प्रतिरूप बोलते हैं? हाँ, जब इनमें कोई भी नदियां आके, जब दो समानांतर नदियां बह रही है और इसमें कोई भी दो क्या आएगा, कोई भी दो मुख्य नदी समानांतर बह रही है, उसमें सहायक नदी आकर एक दूसरे के समकोण पर काटेगी। अब आगे बात करेंगे। इसके बाद अभिकेंद्री प्रतिरूप, इसके बाद है अभिकेंद्री प्रतिरूप। अभिकेंद्री प्रतिरूप में क्या होता है कि जब सभी दिशाओं से नदियां आकर कोई समुद्र या झील में आकर मिलती है, तो उसे बोलते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। जैसे मान लो कि ये कोई झील है और इस झील में है ना, इधर से भी नदी आके मिल गया, है ना, इधर से भी आकर कोई नदी मिल गया, इधर से भी कोई नदी आकर मिल गया, मतलब चारों दिशाओं से आकर अगर नदी बीच में मिल जाती है तो इसको, है ना, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। जब कोई चाहे बहुत बड़ा जलाशय हो, झील हो या समुद्र हो, उसमें चारों तरफ से आकर नदियां जब एक जगह मिलती है तो उस तरह से बने प्रतिरूप को, है ना, नदियों के प्रतिरूप को हम लोग अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। अब बात करेंगे, ये चार प्रतिरूप हो गया। एक था वृक्षाकार प्रतिरूप, दूसरा था अरीय प्रतिरूप, तीसरा था आपका जालीनुमा प्रतिरूप और चौथा था अभिकेंद्री प्रतिरूप, है ना। आगे एक पॉइंट है जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जल ग्रहण क्षेत्र होता है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्रों से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये अपना कोई निश्चित क्षेत्र से नदियां जब जल बहाकर लाई तो वो क्षेत्र को कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़े अपवाह तंत्र और इसके बाद उसका प्रतिरूप। अगले अध्याय में हम इसी का आगे जो है पॉइंट जो है ना, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।